अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को आज चौथा रोज है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि सियासी मुस्तकबिल वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की सियासी जो राबिते हैं उनमें हम देख रहे हैं कि तेजी आती जा रही है। मुखालिफिन से अहम मुलाकातें हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों तालिबान रहनुमा ने साबिक सदर हामिद करज़ाई और मुसालती कौंसिल के जो सरबराह हैं अब्दुल्ला उनसे अहम मुलाकात की और ये बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान में जो अबूरी हुकूमत है उसके क़याम पर बात हुई। फिर तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने भी अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात की और आइंदा जो आने वाला सियासी सेटअप है इस हवाले से बात की गई है। हमने देखा कि तालिबान पहले ही बात कर चुके हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की कि वो अफगान कौम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे, जिसके बाद ज़ाहिर ये उम्मीद पैदा हो गई है कि तालिबान अकेले हुकूमत बनाने के बजाय जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जिससे जो सिविल वार के हवाले से बात हो रही थी या जो खाना जंगी के हवाले से बात हो रही थी, क्या वो खतरा टल जाएगा। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या 20 बरस में अफगानिस्तान की तमाम लीडरशिप जो है वो एक पेज पर आ सकेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी तरफ आलमी दुनिया क्या तस्लीम करेगी या नहीं, इस हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। मुआशी पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। IMF ने 400 मिलियन हंगामी इमदाद देनी थी जो कि रोक दी गई। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया फिर से दो ग्रुप्स में तब्दील हो रही है। पाकिस्तान इत्तेहादी यानी चीन, रूस और ईरान जो है वो हम देख रहे हैं कि एक तरफ हैं, जबकि अमेरिका के इत्तेहादी जो है वो एक तरफ हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोबारा सर्द जंग का दौर शुरू हो रहा है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद है माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ताहिर खान साहब, हम देख रहे हैं कि तालिबान ने बाकायदा तौर पर मुखालिफिन से मुलाकात भी की, अहम सियासी राबिते भी किए जा रहे हैं। क्या हम देख सकेंगे कोई मिलकर तालिबान इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ आ सकेंगे ताकि खाना जंगी का खतरा जो है वो ना हो सके और फिर सस्टेनेबल बुनियाद पर हुकूमत जो है वो बनाई जाए ताकि सूरत हाल में आगे चलकर भी बेहतरी आए। हम कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट देखेंगे आगे? बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो नहीं, शुरू में तो तालिबान मेरी नज़र में अपना एक निज़ाम लाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो तालिबान का जो यानी 4 दिन हो गए हैं काबुल में जाते हुए। तो जो 20 साल की लड़ाई है तालिबान से मैं और आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो उसको जिहाद कहते थे। तो इस स्टेज पे वो नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई और शामिल हो, लेकिन उनका ये खुद ही ऐलान भी है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो होगी। लेकिन इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैसे होगी? जो मैं तालिबान से पूछता रहता हूँ उनका ये है कि जो वहाँ अक़वाम है, कौमें हैं, उनको नुमाइंदगी, और जो एक मसलकी लोग इसको कहते हैं जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इकोनॉमिस्ट है, उन लोगों का वो उसी कह रहे कि उसको में शामिल करेंगे। लेकिन ये चीज़ें भी ये तवक्को उसमें है, ये जो एक हमारी सोच है या जो हम देखते हैं या उनसे जब बात करते हैं, कुछ चीज़ें तो वक्त के साथ क्लियर होंगी। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका आपने इशारा भी किया, हिकमतयार के बेटे से कल मेरी बात हुई, वो मौजूद था, हबीबुर रहमान हिकमतयार। तो कुछ तो खैर वो रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जो अब गए हैं लोग अनस हक्कानी, तो एक उनके तौर चूँकि वहाँ रह गए हैं। अब 1996 में एहतिशाम साहब जब तालिबान वहाँ गए थे, हिकमतयार वज़ीर आज़म थे, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब सदर थे, वो वहाँ से चले गए थे, शुमाल में चले गए थे, मज़ार शरीफ में। उस वक्त मज़ार शरीफ में तालिबान नहीं गए थे, वो बाद में गए, 2 साल बाद वहाँ चले गए थे। इस वक्त वो वहाँ रहे, तो ज़ाहिर बात उनमें भी तो थोड़ी सी वो एक खौफ की वो होगी। तो ये अभी उनको थोड़ा सा यकीन दहानी भी करा रहे हैं, एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है। इसमें देखो ना, एक फजल हादी मुस्लिम यार है जो कि सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनस हक्कानी के फांसी का मुतालबा किया था जब अनस हक्कानी जेल में थे। तो उसके जात भी वो मिले कि कम से कम हमारी उसमें आपके लिए वो कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है। तो अभी उस वक्त तो एहतराम वाला रिश्ता और एक मशवरे भी मुमकिन है कि हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमीडिएटली फ़ौरन उसको तालिबान स्पेस देंगे। बाद में होगा, लेकिन अभी तो इंटरन कोई सिस्टम ही नहीं आया। तो मेरे ख्याल में अभी सिर्फ वो मशवरे करेंगे और इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान की मजबूरी भी होगी
अफगानिस्तान को अकेले अब नहीं चला सकते, और तो बहरहाल वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें क्लियर हो ठीक जाएंगी। है। अच्छा एहतशाम साहब, आपको भी लगता है कि तारीख से सबक सीख लिया तालिबान ने? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुखालिफिन से भी बाकायदा बातचीत हो रही है, सियासी राबते तालिबान ने तेज़ कर दिए हैं ताकि आलमी बरादरी इनको तस्लीम करे, क्योंकि अगर ये इंक्लूसिव सेटअप की तरफ नहीं आते तो फिर आपको लगता है कि सिविल वार की तरफ सूरत हाल जा सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो मुखालिफिन हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। सोनिया, मैं सारे क्राइसिस को कहें, सारी सिचुएशन को कहें, या सारे मामले को कहें कि ये 4-5 दिन के अंदर अंदर जो सूरत हाल तब्दील हुई है, मैं इसको दो तरह से देख रहा हूँ। और मेरा ख्याल है मैं बड़ा इस पे मैंने सोचा है, मुझे लगता है कि सोनिया इसमें असल स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। असल मफादात इनके हैं, असल चैलेंजेस इनके लिए हैं, असल मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए हैं। देखिए, बाहर की दुनिया के डेफिनेटली इंटरेस्ट है। अमरीका, उसके इत्तेहादी, वो किसी और तरह चीज़ों को देख रहे हैं। चाइना, रशिया, ईरान, वो किसी और तरह से देखनी है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए क्या मुश्किलात हैं, हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, अब ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये हम क्या कहें कि जी ये कैसे हो गया कि $400 मिलियन IMF ने हंगामी इमदाद देनी थी, ये कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में, जो हमें भी $800 मिलियन का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, इससे ज़्यादा का गालिबन $2.56 बिलियन का हमें इमदाद देनी थी। उन्होंने SDR कहलाते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसमें शायद नहीं होती। अब उसको रोक देना, अब देखें ना कितनी मुश्किल इनके लिए होगी। अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त तालिबान का है कि भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी लोगों को तनख्वाहें देनी है। $9.5 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज कर दिए हैं। अब बरतानिया और उसके बाद जर्मनी कह रहे हैं कि हम अभी इमदाद नहीं देंगे। तो उनके लिए तो मसला भी हुकूमत चलानी, एडमिनिस्ट्रेशन चलानी, क्या करेंगे। अभी इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दुनिया का वो एतमाद हासिल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं तारिर खान, मुझे लगता है कि 40 बरसों में जो नहीं हो सका 42 बरसों में, 20 साल तो ये 20 साल पीछे चले जाएं कि जो अंदरूनी इख्तलाफात थे ना, मतलब साबका शुमाली इत्तेहाद वाले जो मानते ही नहीं है, तालिबान उनको नहीं मानते, लड़ाई का सिलसिला जा रहा। आज भी आप देखने कुछ लोग अभी भी उन खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो सिल्वर लाइनिंग है, जिस तरह 8 मेंबर डेलीगेशन शुमाली इत्तेहाद साबका का पाकिस्तान में आया हुआ है। मैं देख रहा था उस्ताद खलीली साहब का इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर ये वसी बुनियाद हुकूमत कायम हो जाती है, जिसके लिए हम एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, तो सोनिया मेरा ख्याल है अफगानिस्तान में इस वक्त भरपूर अमन की ज़रूरत है। इन लोगों के साथ उनकी बात बन जाती है तो ये दूसरी बात होगी कि जी दुनिया के साथ क्या मामला होगा। अब एक दूसरी बात यह है, तीसरी बात अहम, कि तालिबान को इस तासुर को दूर करना पड़ेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जी दहशत गर्दी, जिस तरह देखें ना, हमारा सबसे बड़ा तारिर खान क्या मसला है, हमें सबसे जिसको कहते हैं साइर ऑफ रिलीफ ये है कि वहाँ पे जो दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप थे, NDS और रॉ मिल के जो दहशत गर्दी करवाते थे, उसको अगर रुकवाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, इसको कहते हैं एक आसानी वाला मामला होगा। अभी लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे उमर खुरासानी, वो कहा जाता है दाइश का एक लीडर था, वो जेल में था, उसको तालिबान ने मार दिया उसको। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को जाएगा कि जी दहशतगर्द, चाहे वो अलकायदा वाले हैं, दाइश वाले हैं, TTP वाले हैं, उनको किसी तरह भी अपने हमसायों के मामलात को ख़राब करने में, दहशतगर्दी में उनका हाथ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात है चाइना के साथ ताल्लुकात। चाइना जो ना बड़ी तेज़ी के साथ इस रीजन में आना चाहता है। अभी आप देख लें जिस तरीके से मिनरल रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए कहते हैं $ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, वो डेवलप करने के लिए आ जाता है। अफगानिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, किसी मदद की ज़रूरत नहीं। फिर आप देख लें CPEC को एक्सटेंड करना चाहते हैं अफगानिस्तान पे, सेंट्रल एशिया। फिर एक और है ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बना रहे हैं, नेपाल तक देखना, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इनका ये एक कॉरिडोर बनेगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक तरफ दहशतगर्दी का मामला खत्म होगा, एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाइना अपना माशी तौर पे हमारे लिए, अफगानिस्तान के लिए पैदा होगी। ये मेरा ख्याल है ये चीज़ें तय करेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि अमन होगा तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया इस तरफ अमन होगा तो सूरत हाल बेहतर होगी। ताहिर खान साहब, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। रिसेंट जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि अमेरिका ने भी 400 मिलियन हंगामी इमदाद देनी थी, वो रोक दी गई। $मिलियन हंगामी तौर पर इमदाद देनी थी IMF की तरफ से। फिर अमेरिका और जो दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी जानिब से भी इमदाद जो है वो रोकी गई है। तो इक्तसादी मुश्किलात कैसी होंगी, इक्तसादी तौर पर किस तरह से चल सकेगा ये सेटअप? तालिबान के लिए कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं इक्तसादी तौर पर? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इक्तसादी। ये जो पाबंदियाँ लगी, इसका तो थोड़ी देर बाद, कुछ अर्से बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि तालिबान का भी फोकस अपने रेट को इस्टेब्लिश करने की, अमन अमान कायम करने की, लोगों का खौफ दूर करना कि आप अफगानिस्तान को ना छोड़ें,
لیکن یہ جو بالکل سیاحم صاحب نے تفصیل بھی بتا دی ہے، اس وقت تو افغانستان کے ساتھ مدد کی ضرورت ہے، اور امریکہ کا خود بھی جو 2014 کا جو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے، اس میں خود ہی کہ 10 سال تک افغانستان کو ہر سال تقریباً $3 ارب وہ دیں گے، اور یہ والی بات دوبارہ صدر بائیڈن نے چند دن پہلے دوبارہ کی تھی اس حکومت طالبان کے جانے سے پہلے کہ ہم آپ کو دیں گے. تو اگر آپ بند کرتے، اور پھر امداد IMF نے اس کے لیے بند کری کرونا کے لیے، اور افغانستان میں کرونا بڑا سیریس ایشو ہے اور اب زیادہ بڑھے گا، یہ جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے کہ بس ویسے طالبان طارخان اس کو ماننے کہ کرونا ایک ہے بیماری یا نہیں مانتے؟ وہ تو پاکستان میں لوگ نہیں مانتے. آپ یقین کیجیے ایجوکیٹڈ تعلیم لیڈرشپ کی حد تک میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ مانتے چلے، یہاں لیڈرشپ تو مانتے کچھ لوگ، ان کے کچھ لیڈرز کو ہوا تھا اور ایک آدھے اس میں وفات بھی پا گئے تھے اس کی وجہ سے. تو میرے خیال میں وہ تو اب جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے، کافی چیزیں تو انہوں نے سیکھ لی. امریکہ سے مذاکرات کرنا اور پھر ایک معاہدے پہ پہنچنا اور اپنے چیزیں ان سے منوانا، تو بہرحال مشکلات ہوں گی طالبان کے لیے. اور یہ امریکہ جب فیصلہ کرتا ہے تو IMF نے بھی اس کے بعد کیا، اور آپ دیکھیں گے دیگر ممالک بھی یہی کریں گے. تو افغانستان کو یہ مطلب ہے کہ یہ دوسرے ایک بحران کی طرف، اقتصادی بحران کی طرف بھی یہی لوگ. لیکن یہ طارخان یہ شرائط بنوائیں گے امریکہ بیسٹ کس طرح کی شرائط؟ ایک تو دہشت گردی، وہ کہتے ہیں ہم انشور کر دیا. بائیڈن کا وہ اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمیں شکست نہیں ہوئی، ہم فتح یاب ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو اپنا اسامہ بن لادن کو مارا وہاں سے، اب دہشت گردی کے اڈے ہم نے ختم کیے، داعش القاعدہ کو کہتے بڑی حد تک ختم کیا ہم نے اب. لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داعش کے لوگ سیریا سے بھی آ رہے ہیں. ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی امریکہ کا رول؟ کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ بہت جھنجھلاہٹ میں ہے، ان کو جس طریقے سے ٹرمپ بیک ٹو بیک ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، ان کا سابق صدر پینس نے کہا ہے کہ آپ بائیڈن کو آپ چھوڑیں، یہاں سے صدارت چھوڑیں. ایک تو اندر کے اختلافات ان کے زیادہ ہیں، اتنی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. دوسرا یہ دیکھیں نا، اب بات ہو رہی ہے کہ جی یہ لڑے کیوں نے. لیکن دیکھیں نا، ایک بات سب کو سمجھ آتی ہے طارخان کے سونیا، جس فوج کو سیاسی اور عوامی تائید حاصل نہ ہو، ان کے اندر آپ جذبہ لڑائی کا پیدا نہیں کر سکتے. یہ پیدا کرنے کے لیے اب دیکھیں نا، ایک آپ اپنے طور پہ ایک حکومت تیار کرتے، ایک فوج تیار کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج میں صرف آپ نے بندے رکھے باہر کے شمالی اتحاد کے لوگوں کو، طالبان کے لوگوں کو نہیں آپ نے رکھا. اب یہ چیزیں ساری نوٹ ہو رہی ہیں طالبان کے زیر سایہ. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے جو امریکی کنسرن ہیں کتنی تیزی کے ساتھ دور ہوں گے، اور کیا اپرچونیٹیز نکلتی ہے اس حوالے سے طالبان کے لیے کہ وہ کچھ کر سکیں اور ان ریٹرن کوئی فائدہ لے سکیں ان سے؟ امریکہ کا تو اس وقت جو ترجیح ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو کیسے نکالے. اس لیے کنٹرول ہوائی جو حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ امریکن کنٹرول میں ہے. ٹرکش فوجی پہلے سے ترکی کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے. تو سب سے پہلے ترجیح ان کی یہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اور صدر بائیڈن نے کتنا سخت بیان دیا اشرف غنی کے بارے میں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں 4 دن پہلے. اور کل نیٹو کے چیف نے وہی بیان دہرایا بالکل کہ ذمہ وار یہ لوگ ہیں. اور واقعی یہ تو درست ہے، اس نے کہا پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو، دیں گے بھی، ہوائی سپورٹ ہماری آپ کو حاصل ہے، لیکن جنگ تو آپ نے لڑنی ہے. امریکی آرمی چیف نے بھی یہ کل ہم کیوں لڑائی کریں؟ جنگ تو آپ کا کام ہے، تربیت ہم نے آپ کی، اور امریکن نے تربیت کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیٹو نے تو انہوں نے کی، انڈین نے کی ہے، شکر ہے ہم نے نہیں کی، ورنہ آج ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی ڈیفیکٹو قسم کی ٹریننگ دی آپ نے. تو امریکہ میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھائی آپ کے انٹیلیجنس کی فیلور، جو انہوں نے کہا 90 دن کہا تھا نا کہ طالبان، لیکن 90 دن 15 دن کا سب کچھ ختم ہو گیا، کابل بھی ختم ہو گیا. تو ان کی فیلور بھی ہے، تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے. تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایک تو پہلے اس پہ ہو رہی تھی کہ آپ فوجی نکال رہے ہیں، اب اس پہ ہو رہی کہ آپ کے تربیت کا کیا سرا نکلا. تو وہ ابھی تک، لیکن میرے خیال میں اگر یہ ایمبیرس بھی ہو گئی امریکہ، لیکن اس کے ریئیکشن میں اگر آپ افغانستان طالبان کے ساتھ یہ والا رویہ، اب تو افغانستان میں ریہیبلیٹیشن کا دور آنے والا ہے، وہاں پہ بحالی کا کام ہونے والا ہے، اور آپ اس دوران اس کو وہ بند کرتے ہیں تو آپ مزید مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. صحیح. اچھا طارق خان صاحب، یہ گتھی ابھی تک سلجھی نہیں ہے. بہت ساری افواہیں بھی اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ پہلے صوبے کو فتح کرنے سے لے کر آخری صوبے کو فتح کرنے تک یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہو گیا، کیسے جو افغان طالبان ہیں وہ اتنی جلدی کابل پر قبضہ ہو گئے. خود جو امریکی انٹیلیجنس رپورٹ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ 2 مہینے لگ سکتے ہیں. تو اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، افواہیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ کچھ ملی بھگت کے ساتھ ہوا ہے، امریکہ کی آشیرواد یا کچھ سیٹلمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان افواہوں میں کچھ وزن ہے؟ ایک طارخان میں ایک جملہ ایڈ کر دوں اس میں. لوگ کہتے ہیں کہ جی 88-89 میں جب روس کی فوج چلی گئی تھی پہلی افغان وار میں، تو کہتے ہیں 3 سال تک اس کی حمایت یافتہ حکومت ڈاکٹر نجیب اللہ کی قائم رہی تھی. 3 سال حکومت رہی تھی. یہ تو کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کلیپس ہو گیا. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. ملی بھگت کا بالکل ایک امپریشن ہے، لیکن میرا نہیں خیال. طالبان کی جو اسٹریٹجی بنی ہے نا،
तालिबान ने क्या किया कि कुंदूज पे पहले कब्जा किया अभी, और कुंदूज पर वो 2015 में पहली मरतबा, 2016 दो मुसलसल कर चुके थे, क्योंकि कुंदूज में पश्तून भी है, और आधे पश्तून है। कुंदूज वाहिद सूबा है शुमाल का जिसमें पश्तून ज़्यादा है। कुंदूज से लेकर के फिर और जब ये चले गए ना ताजिकिस्तान के सर के शेर खान बंदर जब कब्जा किया, तो इन्होंने तालिबान को एक बूस्ट दिया, एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती उनको एक डोमिनेशन भी दे दी, वो बालादस्ती भी दे दी, और वहाँ से शुरू हो गए शुमाली सूबे। अब वहाँ पर ये मुश्किल था तालिबान के लिए कि शुमाल के सूबे, जोजान जैसा सूबा जो दोस्तम का गढ़ है, फिर बदख्शान जो ताजिकों का है, जमीयत इस्लामी का, सलाउद्दीन रब्बानी का जो वहाँ पर गढ़ है, अगर खुद वहाँ पर जो उनके मिलिट्री के पीपल है, फौजी है, गवर्नर है, वो नहीं लड़ सकते तो उन्होंने हैंड ओवर करना था। एक और बात थी इसमें, लोगों का अपने गवर्नरों पे, अपने वहाँ सूबाई हुकूमतों पे ये दबाव था कि हम जंग नहीं चाहते बड़े शहरों में। इस दबाव ने भी वहाँ के गवर्नर को और सेटअप को मजबूर किया कि तालिबान के जो शुमाल में, तो पहले तालिबान की जो शूरा थी ना, मुल्ला अख्तर मंसूर के अमीर बनने तक, मुल्ला उमर जब उसकी फौरगी की खबर आ गई तो मुल्ला अख्तर मंसूर जब बन गए, उस वक्त शूरा में तमाम पश्तून थे, जो उनकी रहबरी शूरा जिसको कहते हैं, उसने पहली मरतबा 3 लोगों को शामिल किया। अच्छा, कि ये तासुर भी ख़त्म करे। अब शुमाल में जो तालिबान आए हैं, तालिबान ने एक मैसेज भी दिया है कि तालिबान अब सिर्फ पश्तून वाला वो जो तासुर था ये गलत है। आप यकीन कीजिए, हेलमंद में लड़ाई हुई है पश्तूनों के एरिया में, कंदहार में लड़ाई हुई है तालिबान के बारे में, तालिबान के खिलाफ, नादरन इलाकों में तो मज़ार शरीफ में थोड़ी सी हुई, और फिर बाद में अतामा मंदूर साबिक गवर्नर और मौजूदा गवर्नर और मार्शल दोस्तम इकट्ठे सारे उज़्बेकिस्तान चले गए थे। तो जो किसी मुजाहिब, तालिबान खुद भी हैरान है, तालिबान लोगों से अगर पूछो, खुद भी हैरान है कि ये हुआ क्या। लेकिन जब आपको खुद कोई हैंड ओवर करे बगैर लड़ाई के, तो फिर आपने अंदर तो जाना है ना, क्यों तो वो नहीं करना। तो लिहाजा लोग, और आपने सही कहा, 89 में वो गए रूसी, तकरीबन 9-9.5 साल के बाद, और 92 तक नजीब दौर में उसमें रहे, 92 तक। फिर 92 में यहाँ हुकूमत बनी, पेशावर कार्ड और फिर इस्लामाबाद कार्ड, और वहाँ पर तो लिहाजा इसमें यह है कि रूसियों का निज़ाम निस्बत, हाँ, रूसियों का एक जो साबिक जो डिफेंस मिनिस्टर है शाहनवाज तनई, जो कि वजीर दिफा थे, उनमें नजीब के साथ, फिर उसने कू भी किया था, नाकाम हो गया था। तो बड़े अच्छे मेरे उससे मरासिम है, मुलाकातें भी होती है। उसने कहा कि उस वक्त करप्शन 1% भी नहीं होता था, 1% भी, जो रूसियों का निज़ाम था ना कम्युनिज्म, एक भी। और ये सिर्फ शाहनवाज तनाई का भी अपना घर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर था, आर्मी चीफ भी थे। सही। अब तो आपने देखे ना जनरल दोस्तम के जो दिखाए, वो तालिबान ने जब उसके घर में कब्जा किया। बल्ख के जो गवर्नर है अतामा मंदूर, उसका होटल है, मैं वो गए हूँ उसमें। अच्छा, उसका वहाँ पर एक टीवी चैनल है मित्रा के नाम से, उसकी बेटी का नाम मित्रा है। आप यकीन कीजिए, आपका स्टूडियो है ना ये, मैं उसके स्टूडियो में गया, एक प्रोग्राम भी था, वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने खुद शुमार के 32 कैमरे मौजूद और आला किस्म के लेटेस्ट, एक अंदर एक स्टूडियो 32 कैमरे का, आपने क्या करना है। तो ये इससे पैसे का आप अंदाजा कीजिए। और वो जो होटल है वो शायद अमेरिका में, ऐसा तो अमेरिका ने वेस्ट बहाया पानी की तरह, इसकी तरह बहाया। लेकिन ये अमेरिका को जो गुस्सा है ना सदर बाइडेन को और नेटो को, कि भाई हमने पैसा भी आपको दिया, ट्रेनिंग भी दी, जदीद किस्म का असला भी दिया, ऊपर से आपको सपोर्ट भी दिया, हेलीकॉप्टर तक दे दिए जो किसी को नहीं दिए जल्दी जल्दी। तो अब लड़ाई में तो नहीं लड़ सकता, जज्बा तो बन नहीं दे सकता। आप दे देंगे। ताहिर खान, एक चीज जो कहते हैं ना, जो जिसपे इतनी तेजी के साथ पसपाई इख्तियार करना लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग कहते हैं, वो मिसाल दी जाती है कि पिछली दफा तालिबान जब आए थे, हाँ जी, कहते हैं जब हेरात में बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई थी, उस वक्त तालिबान को पसपाई इख्तियार करना पड़ी, यही अफगान फौज लड़ी थी। आज कहते हैं अफगान फौज क्यों नहीं लड़ रही, क्यों नहीं लड़ी? और उस जगह पे नहीं लड़ी, उस जगह पे नहीं लड़ी जहाँ पे जो जिस तरह मैंने कहा कि नान पश्तून एरिया, हेरात भी नान पश्तून, हेरात में पश्तून है, लेकिन ज्यादा तो वहाँ ताजिक है। ताजिक है, जी हाँ। तो लड़े थे बड़े जबरदस्त। नहीं, लेकिन लड़ने के लिए तो आपको विल भी चाहिए ना, इरादा भी चाहिए, और फिर वो तो नहीं रहा ना। लेकिन ताहिर खान साहब, अगर तो मुज़ाहमत होती तो फिर खून रेजी का आप नहीं समझते कि खदशा ज्यादा बढ़ता, फिर कत्लो गारत होती, फिर सिविल वार की तरफ सूरत हाल जाती। अभी जो कुछ भी हो ये खासा पुरअमन रहा। तो यही तो मैंने आपसे कहा कि एक तो फोर्सेस का, अफगान फोर्सेस का उनका इरादा कमजोर था। दूसरी बात कि लोगों ने उनको मजबूर किया कि हम मजीद जंग नहीं चाहते, उनका अपने लोगों पे एतमाद नहीं था। क्या ख्याल है सदर, अगर उनको एतमाद होता अपने काबल के शहरियों पे या लोगों की सपोर्ट का, तो वो इसी पोजीशन में जाते हैं, बिल्कुल काबल से। या जो गवर्नर, ये
مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ عطا محمد نور نے بلخ میں کتنی گورنرشپ کی ہے جو اس کا مزار شریف کیپٹل ہے، لیکن بہت طویل عرصے تک گورنر رہے اور آپ ایک دن طالبان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکے، بالکل تو چلے گئے ازبکستان. اتنا آپ کا وہاں پر سسٹم ہے، آپ کا ٹی وی چینل ہے، آپ کا ہوٹل ہے، آپ کی وہاں کمیونٹی ہے، آپ نے وہاں کام کیے ہوں گے، لیکن مسئلہ ہے کہ نہیں کیا نا کام، صحیح، لوگوں کا سپورٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے سر، بریک کے لیے ناظرین کہا جاتا ہے مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. طاہر خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے طالبان کے لیے سب سے بڑا اور اہم چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں سونیہ، سب سے بڑا مسئلہ ان کا ہے کہ ایک لیجیٹمیسی اور یہ ایکسیپٹیبلٹی کیسے پیدا ہوگی کہ دنیا ان کو کیسے دیکھے گی کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے. ایک دوسرا، وہ ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا، جس کی وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے. تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی وہ پہلی والا معاملہ نہیں ہے، قتل و غارت، عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں، اب اقلیتوں کے لیے وہ بامیان کا لوگ نہیں بھولتے جس طریقے سے اسٹیچو تباہ کیا گیا تھا بدھا کا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس حوالے سے کہ جی جو لوگ خواتین جاب کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا سلوک ہوگا. اب ایک تو یہ، دوسرا دنیا کو یہ بتانا کہ جی ہم تبدیل ہو گئے، ہمارے یہاں ٹالرنس پیدا ہو گئی ہے، ہم اپنے مخالفین کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب جس طریقے سے تاجک، ازبک اور یہ ہزارہ باقی لوگوں کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ابھی دیکھیں محرم کے دنوں میں دن حیران ہو گیا دیکھ کے کہ طالبان لیڈروں نے شیعہ حضرات کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں شرکت کی ہے. پاکستان میں نہیں جا سکتے، مطلب پاکستان میں نہیں جاتے لوگ. یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج دے رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہمارا بھی گئے شام سے، کل ہندوؤں کے سکھوں کے ٹیمپل وہاں پہ بھی گئے. تو میرا خیال ہے یہ ایک، اب کیونکہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اب لیجیٹمیسی انہوں نے پیدا کرنی ہے، دنیا کو انہوں نے یقین دلانا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اب سروائیول کی جنگ ہے سونیا، اس میں 20 سال کی سٹرگل، اتنی محنت کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں. مجھے لگتا ہے طاہر خان کہ وہ اب ان پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی چھوٹی سی بھی غلطی کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوں. اب جو مجھے لگ رہا ہے ان کے لیے، آپ اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا، جو مسئلے پیدا ہوں گے. سنیا، اب امریکی میڈیا کو دیکھیں، ایک دم سے طاہر خان انہوں نے ان کا رویہ بدل گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان سے دہشت گردی ہوگی، یہاں پہ بہت سارے گروپس آئیں گے، یہ ہوگا. پورے ویسٹرن میڈیا کا، اچھا ویسٹرن میڈیا کا. اور پھر دیکھیں وہ طالبان کو اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی مسلمان ہیں، سنکیانگ کے 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، وہاں پہ ان کو چائنا ظلم کر رہا ہے، آپ جائیں ان کی مدد کے لیے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ چائنا کو لڑوانا چاہتے ہیں، چائنا سی پیک اور سارا کچھ ان کا رول ہے. تو اس وقت وہ فرسٹریشن میں ہر وہ کام کروائیں گے جو جس سے میرا خیال ہے پاکستان کو اور افغانستان کو نقصان ہو. اچھی بات یہ ہے، پہلے وقتوں میں تو آپ نے دیکھا صورتحال بالکل ڈیفرنٹ تھی پہلی افغان وار میں. اب صورتحال جس طرح بدلی ہے، الزام تراشی کا سلسلہ، لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کے تھنک ٹینکس بیٹھیں گے ابھی، اتنی بڑی فیلور کیسی ہوئی، وہ اسکیپ گوٹنگ پاکستان کو کہیں گے جی انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپرچونیٹیز کیسے تلاش کرنی ہے. اور دوسری بات ہے جی یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. ابھی جس طریقے سے آپ دیکھ لیں امریکہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا، IMF ابھی تک ہماری امداد رکی ہوئی ہے. بہت سے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے گروپ اے اور گروپ بی میں ڈالا ہوا ہے، جیسے چائلڈ پروٹیکشن والا معاملہ ہے، چائلڈ سولجر پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں. اور پھر اس پہ ویور دیا ہمیں اس نے بائیڈن نے، جس کا مطلب ہے کہ جی پاکستان کی فوج میں بچوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، یہ بچے پھر افغانستان جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے کتنی نقصان دہ. تو میرا خیال ہے یہ بتائیں کہ اب کتنی، جس کو کہنا چاہیے بصیرت والی آنکھ سے کام دیتے ہوئے یہ طالبان اپنے نئے قدم اٹھائیں گے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو کہتے ہیں نا، مجھے میری اردو تو اتنی وہ نہیں، وہ پون پون قدم رکھنا جس کو کہتے ہیں نا، احتیاط. کیونکہ جو 2-3 دنوں میں کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جلال آباد میں جو ہوا ہے، ممکن ہے کسی نے پرووک کیا ہوگا، وہ گالی جواب دیں گے. میں نے سنا ہے کہ جو کل لوگ نکلے جلال آباد میں، وہی کہ جی پنجابی مرد آباد، تو پنجابی سے مراد وہ طالبان لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ یہ پاکستان، وہ تو ہمیں پاکستان نہیں کہتے نا جو مخالف ہے، وہ تو پنجاب کہتے ہیں ہمیں. تو بہرحال اگر آپ کو پرووک کوئی کرے بھی تو لہٰذا آپ نے ٹھنڈا رہنا ہے. اور یہ 20 سال میں لوگوں نے فریڈم تو لی ہے. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا وہاں پہ آزاد ہوا، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ اس کو روکیں گے، آپ اگر وہاں آئین تو تھا نا وہاں پہ جیسا بھی تھا، پارلیمنٹ تو تو لہٰذا لو، اور پھر قومی پرچم پہ بہت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تو لہٰذا طالبان کو احتیاط کرنی پڑے گی. اور آج جو کابل میں جلوس نکلا ہے اور مختلف جگہوں پہ، آج ویسے بھی وہاں قومی دن ہے، طالبان کو بڑے ایک احتیاط کے، اور بڑے بس ایک ان کی بدقسمتی ایسے وقت میں چلے گئے ہیں کابل کے، یہ قومی دن والا سلسلہ بھی آ رہا تھا. لیکن
یہ آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ نے جو اس کو رد عمل دینا ہے اس میں تو احتیاط کر رہے ہیں. اگر آپ گولی چلائیں گے تو موبائل تو آپ کو ایکسپوز کرے گا. طاہر خان، جو پاکستان کے خدشات ہیں آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ریاست، ہماری افواج، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جی یہاں سے دہشت گرد گروپ ہمارے ٹی ٹی پی والے پختیا میں بھی ہیں، آپ کے کنر اور نورستان میں بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بار بار یقین دہانیاں تو ہو رہی ہیں، کیا اس پہ باقاعدہ طور پہ افغان حکومت جو نہیں بنے گی وہ میک شور کرے گی کہ ان کا خاتمہ ہو، یا یہاں سے چلے جائیں، یا ان کی ایکٹیویٹیز کو ٹوٹل ختم کیا جائے؟ چلنے تو مستشار صاحب میری بات لکھ لے، چلنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طالبان کبھی بھی کسی بھی القاعدہ کو، ٹی ٹی پی کو، دیگر ایکسپیل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا پرانا تعلق ہے، رہا ہے، اور ایک سوچ ہے ان کی اپنی. جب افغان طالبان نئے پاکستان جب لڑائی نئی شروع ہوئی تھی اس وقت ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی، لیکن یہ لوگ جو تھے بیت اللہ مسعود اور یہ کافی سارے لوگ اس وقت موجود تھے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سکے کے دو رخ ہیں یہ؟ نہیں یہاں کے طالبان اور وہاں کے طالبان لوگ دعویٰ کرتے ہیں. نہیں، وہ تو ایک ماحول وہاں دیگر تھا. پاکستان میں تو دیکھو نا، پاکستان میں جو مسلح لوگ وہ اس کو تو یہاں کے علماء نے سپورٹ نہیں کیا. پاکستان کے علماء، وہاں تو غیر ملکی افواج تھی 1.5 لاکھ اس وقت، تو وہاں تو ایک علماء نے مل کر فتویٰ دیا تھا وہاں تو. جب تو لہٰذا وہ اسی کے بیس پہ وہ لڑ رہے تھے. یہاں تو وہ سلسلہ نہیں تھا، تو لہٰذا. لیکن ابھی جو چند دن پہلے وہ لوگ رہا ہو گئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہو انہوں نے قصدن کیے ہیں، جو جب جیل آپ توڑتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں. دیکھیے بگرام میں، جلال آباد میں، قندھار میں اور کابل میں یہ کیوں اجازت دی کہ چلیں؟ ہارڈنڈ کرمنل بھی تھے. ہاں، یہ خود تنقید، یہ طالبان کے لیڈرشپ نے خود تنقید کی تھی. لیکن جب مقامی طالبان کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نا، وہ تو جذباتی لوگ ہیں، ملٹری لوگ پھر کم سنتے ہیں اپنے لیڈرشپ کی، اور خاص کر مقامی کمانڈر یا مقامی ہو جو جیل میں چلا گیا. لیکن اس پہ تنقید ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے لوگ رہا کر دیں، لیکن آپ تو وہاں تو قاتل بھی ہے، وہاں تو چور بھی ہے، اور قاتل و چور کو تو آپ نے ماضی میں اوپنلی پبلک نے اس کو پھانسی بھی دیا ہے، اس کو مارا بھی ہے. تو یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، لوگ نکل آئے ہیں. لیکن جو ٹی ٹی پی کے لوگ نکلے ہیں تو یہ پاکستان ضرور، ظاہر بات ہے ان کی تصویریں آ گئی، ان کو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل بھی ہو گئی ہے، تو پاکستان کی تشویش کا ضرور اس میں اضافہ ہو. پاکستان کے ویسے بھی تھوڑے سے مسائل زیادہ ہوئے ہیں نا، اب تو تقریباً روزانہ ایک حملہ ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں، اور یہ بتایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر پروفز کے ساتھ کہ اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ملوث ہیں. داسو کا واقعہ دیکھیں، پتہ چل گیا، گاڑیاں مل گئی. لیکن این ڈی ایس اور را اگر نہیں ہوگی، ٹریننگ کیمپس نہیں ہوگی، تو اس کا فرق پڑے گا. فرق پڑے گا. یہ جو ٹینشن ہوتی تھی یہاں پہ وہ تو کم ہوگی نا، اور کم ہوگی، اور کم ہونی بھی چاہیے. اور مزید کیونکہ پاکستان، یہی مطلب ہے کہ پاکستان تو ایک لحاظ سے یہ نہیں کہ پاکستان کوئی اس کے پیچھے تھا طالبان کے، لیکن کم از کم جو ہندوستان وہاں استعمال ہوتا تھا اور پاکستان کے پاس ثبوت جو لوگ جمع، وہ ٹینشن تو ختم ہو گئی ہے. صحیح. اچھا طاہر خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو دعوے کیے گئے طالبان کی جانب سے ٹاپ ٹو باٹم وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جس طرح سے انہوں نے واضح طور پر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو جائے گی. اور سب سے اہم بات جو ظاہر ہے اس وقت ویسٹرن میڈیا بھی کر رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پھر خواتین کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم مستقبل میں بھی اس پر عمل درآمد ہوگا؟ یہ سب عارضی ہیں کہ دنیا انہیں قبول کرے، کیونکہ بیک ٹو بیک ہم نے دیکھا خواتین نے مظاہرے بھی کیے، پھر ٹی وی چینلز پہ خود طالبان رہنماؤں نے خواتین کو انٹرویو دیے. تو یہ عارضی یا مستقل طور پر ایسا ہوگا؟ دیکھیں نا، دوحہ معاہدے میں جو دوسرا نقطہ ہے اس میں تو طالبان نے گارنٹی دی ہے تحریری کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف، تو اس لحاظ سے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا، یہ تو وقت ثابت کرے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے. تو اختیار اگر آ گیا ہے، سارے علاقے آپ کے کنٹرول میں ہو گئے، تو اب اگر پاکستان کے فوجیوں پہ اگر حملہ ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز پہ بارڈر ریجن میں، تو پھر تو طالبان کی حکومت براہ راست رسپانسبل ہوگی. افغان حکومت اس وقت کہتی تھی احتشام صاحب کہ ان علاقوں میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہاں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. یہ ان کی دلیل ہوتی تھی کہ اگر پاکستان احتجاج کرتا، لیکن طالبان کے پاس ابھی دلیل نہیں ہوگی، تو لہٰذا ان کی ذمہ داری. اور افغان طالبان کو یہ 100% پتہ بھی ہے کہ پاکستان کا اس پہ موقف ہے وہ زیرو ٹالرنس جو ہوتا ہے، کہ پاکستان بالکل وہ برداشت نہیں کرے گا کہ پاکستان کے خلاف، اور کوئی بھی برداشت نہیں کرے. چین کو بھی فکر ہے. آپ نے جب آ رہا تھا تو چینی تھنک ٹینک کے ساتھ بڑی تفصیلی، اور اس نے 3-4 سوالات اسی پہ کیے. کیونکہ ہر بندے کو امریکیوں نے کیوں حملہ کیا افغانستان پہ؟ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہمارے خلاف حملے ہوتے ہیں، تو امریکہ نے تو وہاں فوج ہی پھر لائے، پھر آکوپیشن بھی کیا. تو لہٰذا ہر ملک کو اگر اپنی انٹرسٹ عزیز ہے تو پاکستان کو بھی عزیز ہے. اور پھر ہیومن رائٹس اور خواتین، ہیومن رائٹس کی بات جو کی ہے، ہاں ہیومن رائٹس کا تو اس وقت تک تو ایک لحاظ سے
मुस्बत इंडिकेशन आ रही है बिल्कुल कि तालिबान वहाँ हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पर मीडिया चैनलों का दफातर में गए हैं, और फिर आपने देख लिया कि खवातीन एंकर, और ये वहाँ स्कार पे वहाँ पे एक रिवायत है बन गया कि काबुल शहर। अच्छा तारिक खान, एक चीज़ बताएं, मुझे इसका इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा उस्ताद करीम खलीली साहब जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इस्लामी वहदत के सदर भी हैं, बड़े समझदार। वो ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान का तनाज़े का हकीकी हल ये है कि वसील बुनियाद हुकूमत कायम हो, रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम हो, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि उम्मीद हो जाए। मेरा सवाल आपसे है कि असल झगड़ा आपस के झगड़े हैं, कबायली सोसाइटी लोग कहते हैं कि एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये सब लोग आ जाते हैं, सारे ग्रुप्स कबाइल कहें जो मर्जी कहें, एक हुकूमत बन जाती है और इत्तेफाक हो जाता है, तो आपको लगता है कि अंदरूनी इख्तलाफात कम होंगे, अफगानिस्तान जो है ना वो तरक्की की राह पे जा पाएगा दोबारा से? बिल्कुल जाएगा और बिल्कुल कम होंगे, और इसकी ज़रूरत भी है। ये आपने जो शुरू में हम कह रहे थे, जो अमेरिका ने इमदाद रोकी है, अमेरिका देखेगी, यूरोप भी देखेगा, दीगर ममालिक भी देखेंगे कि तालिबान का कंडक्ट क्या होता है, जो वो वादे करते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, उस पे वो या जो भी हुकूमत उस पे वो कितना अमल करते हैं। शुरू में मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान किसी को मौका देंगे, लेकिन वसील बुनियाद हुकूमत अफगानिस्तान की ज़रूरत है, तालिबान के लिए अच्छा भी है। अगर इस तरह लोग, करीम खलीली जिस तरह है, फिर मुहक्किक है, फिर हिकमतयार वहाँ पर, देखो ना हिकमतयार नहीं निकला, अब्दुल्ला नहीं निकला वहाँ, बिल्कुल बड़ी बात, वहाँ बड़ी बात है, हामिद करज़ई नहीं निकला, तो अगर वो नहीं गए वहाँ पर मौजूद है, और मेरे ख्याल में चूँकि कुछ लोग गए हैं और ये मुज़ाहमत कम करने के लिए भी ज़रूरत है, सारे निकल गए थे, गए थे ना तालिबान जब आए थे, नहीं जो रह गया था उसके साथ तालिबान ने किया मार दिया था नजीबुल्लाह के साथ किया, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए था। यूनाइटेड नेशन कंपाउंड में आप नहीं जा सकते कानून, लेकिन वो अंदर चले गए थे। मज़ार शरीफ जब गए तालिबान तो ईरानी कॉन्सुलेट पे हमला करके वहाँ 11 ईरानियों को मार दिया, तो लिहाजा तालिबान को भी अब वो करना कि वसील बुनियाद हुकूमत के अलावा आपका कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने इंटरनेशनल रिकग्निशन भी, और ये पाकिस्तान का मुसलसल मुतालबा नहीं कि दूसरी गवर्नमेंट हो, तो तालिबान की मजबूरी भी है, लेकिन आप देखते हैं कि जब सेटअप बनेगा तो उसमें क्या सूरत है, जब पॉलिसी का ऐलान होगा फिर पता चलेगा। अच्छा एहतिशाम साहब, कुछ आवाज़ें मुखालिफिन की जानिब से भी आ रही हैं। अभी फ्रांसीसी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है, शुमाली इत्तेहाद के जो रहनुमा अहमद शाह मसूद उनके बेटे ने, उन्होंने तो बाकायदे तौर पर कहा है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान से मुकाबला करेंगे। तो आपको लगता है कि खदशा मौजूद है, अगर जल्द से जल्द कोई सियासी हल नहीं निकलता तो फिर सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो सकती है, मसाइल पैदा हो सकते हैं? मसूद इनको पंजशेर का कहा जाता था, शेर वाकई कहा जाता था। एक ज़माने में शुमाली इत्तेहाद के टॉप के लोगों में से वो थे जिन्होंने बड़ी लड़ाई भी लड़ी थी। देखिए उनका ये कह देना अब वो बात तो नहीं रही ना उनका इन्फ्लुएंस उस जैसा रहा। अमरुल्लाह साले जाके बाहर कहें कि जी मैंने एक हुकूमत बना ली, मैं आज भी वाइस प्रेसिडेंट हुआ, अपने व्हाट्सएप और प्रोग्राम के ट्वीट के जरिए अपनी लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश करें, बात नहीं बनेगी। हाँ, एक मुझे ख़तरा है जिस बात का, वो ये है कि अगर तालिबान अपने वादे करने में ख़ास तौर पे वेस्ट से और पूरे नहीं होते, खुदा ना खास्ता, ये अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जलसा जुलूस, ये वो आज़ादी, फिर अमेरिका जो है ना वो डेफिनेटली वेस्ट जो है ना वो रिएक्ट करेंगे। अब वैसे भी आप देखने सोनिया को मोहब्बत में प्यार से नहीं यहाँ से गए, वो वाकई एक हज़ीमत उठा के गए हैं। अब जाहिर सी बात, और फिर उनका एक ये भी है कि चलें वियतनाम वाली सिचुएशन नहीं है कि जिन आप उनसे तल्लुकात ख़राब हुए, आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वियतनाम में, वियतनाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब तो नया सिनेरियो जो बन रहा है उसमें आप देख लें रोल बहुत बड़ा रीजनल कंट्रीज़ का जो रोल है, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, अपना सेंट्रल एशिया, रशिया, पाकिस्तान, अब उनको नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे एक बड़ी एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है इकनॉमिक, उसको रोकने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। और आपने देखा वेस्ट तो वाकई, और मुझे याद है कि जो बयान दिया था इन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन ने जब 8 जुलाई को, एक तो ये था कि क्या उनका प्लान है यहाँ से निकलने का, साथ ही चाइना के बारे में कहा था कि जी चाइना के बारे में हमारी पॉलिसी क्या होगी। चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी आपने देखा 1 महीने पहले G7 कंट्रीज़ का जो इजलास होता है सारे अमीर मुल्क, वहाँ पे भी उनको कहा गया कि चाइना अपना ग्रोथ रेट कम करे, कोरोना की वजह से हम सारे मारेंगे, चाइना की तरक्की वही चली जा रही है। लिहाजा उनको लग रहा है कि, और फिर लोग तो कहना शुरू कर दिए कि जी 2027 में चाइना एक सोल सुपर पावर बन जाएगा इकोनॉमिक। और साथ साथ तारिक खान ये भी अब फिक्र आ रहा है कि 1950 से 1955 में ये एक मिलिट्री पावर चाइना बन जाएगा, अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। इनको रोकने के लिए पूरा का पूरा वो बल बाग एक बनाएंगे रोकने के लिए वेस्ट अमेरिका। कामयाब होते हैं नहीं होते, यही चैलेंज मेरा ख्याल है खित्ते के ममालिक का है, वो कैसे निपटते हैं। और देखते हैं कि इन चैलेंजेस से निपटना जो है वो किस तरह से ये ममालिक इन चैलेंजेस से निपटेंगे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ताहिर खान साहब, अब तक हमने देखा कि डिप्लोमेसी तो मुल्ला बरादर ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में की। आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ज़बीला मुजाहिद की जानिब से, हर उस सवाल का ऑलमोस्ट जवाब दिया जो इस वक्त सबके जहनों में मौजूद था। अक़लियतों के हवाले से उन्होंने बात की, दुनिया के साथ किस तरह से चलना है, ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बड़े खुलकर बात की। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत चलाने की भी सलाहियत मौजूद है? आलमी बरादरी के साथ मिलकर कैसे चलना है, ये अब अवेयरनेस आ गई है, कैसे आगे इन चीज़ों को लेकर जाने? जी, ये हम सवाल है आपका। एक तो आपने देख लिया कि तालिबान जब 1996 में काबुल पे कब्जा किया था, उस वक्त तो बिल्कुल वो एक किस्म के अलग थलग लोग थे। अब तो उनके रूस के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, मरकज़ी एशिया के साथ बड़े अच्छे आना जाना, और फिर ये जो उन्होंने मुज़ाकरात में एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए थे, तवक्कुल नहीं थी दुनिया को, तो मिलिटरीली भी वो बड़े मजबूत हो गए हैं, और उस पर हमने काफी बहस की कि कैसे उन्होंने कंट्रोल कर दिया। साहब अभी आए भी पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं, चीन के साथ उन्होंने बात की, रूस, पाकिस्तान को एतमाद। अच्छा, मेरी जो मालूमात है, तालिबान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी इसी के लिए, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, इकोनॉमिक बेसिक सीखने के लिए शॉर्ट कोर्सेज उन्हें किए हैं। अच्छा, तो वो किसी हद तक माजी की तरह तैयार है। और जो ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात आती है, जो मैंने तालिबान से पहले भी शायद मैंने जिक्र किया, इसमें वो एक्सपर्ट लेंगे जो माहिरीन हैं इक्तिसादियात के, जिस तरह दीगर शोबों में। अब तो जिस तरह एहतशाम साहब ने कहा कि वो तो मिनरल से भरा पड़ा मुल्क है, इतनी वहाँ पर वो स्टोन है और मिनरल है कि किसी ने तो वो नहीं किया ना, सोना प्लेटिनियम क्या नहीं वहाँ पे। तो पहाड़ है ना, पहाड़ों के अंदर तो खजाने हैं। तो लिहाजा तालिबान इन चीज़ों को समझते हैं और उन्होंने काफ़ी, लेकिन प्रैक्टिकल साबित करना भी पड़ेगा। दो चीज़ें ताहिर खान बताइएगा। एक तो ये बताए कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर पाकिस्तान में भी रहे 8-9 साल, कराची में भी, जेल में भी रहे। कहने लोग कहते हैं पाकिस्तान के उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, आज भी अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना नरम गोशा रखते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में उनको सरबराही दी जाती है, हमारे लिए कितना अच्छा है? और दूसरा, हिंदुस्तान का रोल आप क्या देखते हैं वहाँ से? तो जिस तरह हिंदुस्तान बिल्कुल जिसको कहते हैं टोटल छुट्टी होगी उसकी, उसको आप कैसे देखते हैं? मुल्ला बिरादर का मैं आपको बताता हूँ। मुल्ला बिरादर बिल्कुल पाकिस्तान से खुश नहीं है। खुश नहीं है? अच्छा, एहतमाम, क्योंकि वो 8 साल जेल में थे। 2014 तक पाकिस्तान ने तमाम अफगान तालिबान को रिहा कराया था, साबिक सदर हामिद करज़ई की ख्वाहिश पे, क्योंकि हामिद करज़ई का उनकी ख्वाहिश थी कि 2014 में जब इंतखाबात होंगे उससे पहले वो कुछ न कुछ उनसे रब्ता दोबारा उसकी कोशिश करेंगे। तो 2013 में पाकिस्तान ने तालिबान को रिहा करना शुरू कर दिया, सब रिहा हो गए, कोई नहीं गया अफगानिस्तान, कोई उसमें शामिल नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन मुल्ला बिरादर को रिहा नहीं किया। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि चूँकि मुल्ला बिरादर एक अमरीकियों के साथ एक मुश्तरका उसमें गिरफ्तार हुए थे, तो अमरीकियों की भी उसमें राय ज़रूरी है। और आपको याद होगा तो गंतरनों में भी तो रहे ना, वहाँ पे भी रहे मुल्ला ब्रदर, नहीं यहाँ थे, वो नहीं किया। अच्छा। और बाद में जब उनको रिहा किया पाकिस्तान में, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी उनके कहने पर रिहा किया, और जो ही पाकिस्तान ने उनको रिहा किया तो वो कतर चले गए, और कतर का सरबराह भी बना दिया उनको पॉलिटिकल ऑफिस का। तो थोड़ा सा उनकी वो रहे, लेकिन बहरहाल अच्छा, तो देखो ना, कभी कभी तो आपकी मजबूरियाँ भी हैं। जब अगर कोई आपसे कहे कि फलां जगह पे अफगान तालिबान का लीडर मौजूद है, अमेरिका इंटेलिजेंस तो यहाँ पर तो वो हुआ था। बड़ी आसाइश के साथ कराची में रहे, कोई इस तरह का कैद खाना नहीं था उनके लिए, बड़ी सहूलतें जो भी नहीं पहले तो जरा शुरू में था, बाद में तो कहते हैं पूरी सहूलतें मिली उनको। हाँ, वो तो जाहिर बात है कि फिर वो कभी कभी नज़ाकतें भी होती है और वो भी होता है, बहरहाल थोड़ा सा वो है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मौका भी है। देख, कभी कभी हमारे लीडर्स बयानात में थोड़ा सा जरा बेहतर तजावज़ करते हैं, ठीक नहीं। ये सिलसिला अगर ख़त्म हुआ तो एतमाद का रिश्ता बढ़ेगा। मेरे ख्याल में हमें तासुर नहीं देनी चाहिए कि बस हमारे हर चीज़ में कंट्रोल है, ये इनको लोग अच्छा नहीं समझते। तालिबान की भी मजबूरी है, और तालिबान को समझ भी है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तालिबान की वजह से और अफगानिस्तान के हालात की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र किया। हिकमत यार साहब के साथ एक दफ़ा मैं मिला उसके घर में, तो उसने अच्छी बात की। उसने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ज़्यादा मुतासिर, उसने कहा कि ईरान के खजूर जो पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके हैं, पश्तून एरिया, मसलन कंदहार है, हेलमंद है, ये निंगरहार है, उसमें ईरानी खजूर बिकता है। तो उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के करीब है, यहाँ है, लेकिन वो दूर से हेरात से ईरान का माल आता है और वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे भी है। सही। तो लिहाजा ये कुछ
जो लीडर समझने वाले लीडर हैं वो हकाइक बयान करते हैं। अपना हिंदुस्तान का बताइए। हाँ, मैंने पॉइंट नोट किया था, माफ कीजिएगा। हिंदुस्तान का यह है ना कि हिंदुस्तान का पीस प्रोसेस में कोई रोल नहीं रहा। रूस कितना हिंदुस्तान का करीबी है ना, उसने आउट किया उसको भी, वो मजबूरी थी उसकी, उसने कहा हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वो जो ये ट्राई का प्लस जो बना है, पहले तो ट्राई का था ना, चीन अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान को 2019 में शामिल किया जब बीजिंग में फर्स्ट मीटिंग हुई जुलाई में, उसमें फर्स्ट पाकिस्तान को ईरान को भी कहा था, ईरान ने कहा अमेरिका के साथ नहीं बैठेंगे। तो लिहाजा रूस भी समझ आ रही थी, सबको दुनिया को कि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो पीस प्रोसेस में कुछ किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अब तालिबान की मजबूरी तो होगी कि लोगों से मुल्कों से राबिता तो रखेंगे। लेकिन सेफ पैसेज दिया सारे इंडियन को, वो बात जो चलेगा। इंडिया ने सफारतखाना बंद कर दिया, मज़ार शरीफ कौंसल। पाकिस्तान वाहिद एम्बेसी है जिसने तमाम खतरात के बावजूद एम्बेसी भी बंद नहीं की है, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसने ऐलान किया कि अफगान, वहाँ गैर मुल्की सहाफ़ी, वहाँ गैर मुल्की वो पाकिस्तान आ सकते हैं। सफ़ीर साहब ने अपना, मंसूर खान साहब ने अपना व्हाट्सएप नंबर पब्लिक किया कि मुझसे भी रब्ता कर। कल वो खुद गए, जो लोग जमा हुए हजारों, कह रहे जिनके पास पासपोर्ट नहीं, अफगानों के पास, कि हम उसके लिए भी कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि आप अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इंडिया तो बड़ा अपने आप को दोस्त समझ, जो मुश्किल में आप किसी का काम नहीं आएंगे। अब अफगानों को यह मालूम होना चाहिए, जो हमें गालियां देते हैं कि मुश्किल में, अक्टूबर नवंबर महीनों में 1.5 लाख वीजे, जब ये तालिबान नहीं थे, 1.5 लाख वीजे पाकिस्तान ने दिए थे। 1.5 लाख दे सकता है 2 महीनों में। तो लिहाजा अफगान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान उसका दोस्त है, पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। और जो कुछ लोग मतलब कुछ लगाने वाले हैं, हाँ, वो तो उनसे दूर रहे। तो हिंदुस्तान का रोल सिर्फ एक जाहिर बात है, अगर तालिबान की हुकूमत बनेगी तो ताल्लुक तो सबके साथ रखना है। अच्छा तार खान साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल रहा है अफगानिस्तान के अंदर अमन लाने में, लेकिन साबिका जो हुकूमत रही अशरफ गनी साहब की, वो हर बार इल्जाम तराशी करती रही, जिससे जो ताल्लुकात हमारे सर्द महरी का शिकार रहे ऑलमोस्ट। अब तालिबान का अगर नया सेटअप आता है, गवर्नमेंट बनती है, पीस प्रोसेस में जिस तरह से हमने देखा कि बड़ा अहम किरदार रहा पाकिस्तान का, तो आपको लगता है कि अभी भी अफगान तालिबान पर इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का, जिस तरह से अमेरिका भी बार बार बात करता रहा है कि किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के हवाले से प्रेशराइज किया जाए? तो हाँ, वाली बात है कि खत्म है। वो तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया, उस पर यकीन भी करना चाहिए कि ये पुरानी मंतिक थी और मतलब गलत थी, ठीक नहीं थी। अगर किसी ने, हालांकि आप देखें ना, ये जो जनरल बेग साहब के बयान के बाद ये हुआ था ना, तो उसने कई मतलब वजाहत की कि हमारा ये वाला वो नहीं था, लेकिन चूंकि जाहिर बात है जनरल बेग का बयान बड़ा डिसलाइक किया गया, लेकिन असल में जिस तरह मैंने पहले कहा ना, हर मुल्क को अपने मफादात अजीज है। अफगानिस्तान तो एक हर बंदे के लिए तो एक रहा ना, गेम के लिए तो एक सेंटर तो रहा है ना। तो अगर दीगर लोग आकर वहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे तो फिर आपने तो रोकना है ना। अब वो तो अमेरिका क्यों आया वहाँ से, उसके लिए उन्होंने कहा हमारे खतरा है हमारे मफादात को। तो यही बात है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब समझे, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस शायद मैं इत्तेफाक ना करूँ इस नज़रिए से कि उनका तालिबान इन्फ्लुएंस है। मेरे ख्याल में तालिबान, पाकिस्तान को एहतियात करना पड़ेगा कि तालिबान को छोड़ें कि वो क्या फैसले करते हैं, फैसिलिटेट उनको आप कर सकते हैं, उनको आप एडवाइस कर सकते हैं। मुझे लगती है कि कोल्ड वॉर का जमाना मुझे लगता है कि वापस आएगा। चाइना, रशिया और एक तरफ हो जाएंगे, अमेरिकी एक तरफ होंगे, वेस्ट एक तरफ होंगे, कि उनके इक़्तिसादी भी और मिलिटरीली भी उनके मफादात अपने अपने हैं। देखो ना, अमेरिकियों को तो ये मालूम है कि रूस ने और ईरान ने और जो उनकी एंटी लोग हैं उन्होंने तो पे बैक तो किया है। अगर आप सीरिया में वहाँ पे अगर प्रो ईरान लोग हैं उनको आप करेंगे, आप यूक्रेन में अगर करेंगे तो फिर आप रूस को तो फिर राइट है ना कि जहाँ पे आपको वो एक पे बैक कर सकते तो वो करेंगे। रूस का इस वक्त तालिबान के साथ जो रिश्ता है ना एतमाद का, शायद किसी मुल्क का ना हो। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क देखेंगे, ये मुल्क तो ये जो अगर वेस्ट एक तरफ जाएगा तो ज़रूर वो अफगानिस्तान की मदद के लिए ज़रूर रूस और चीन वो आएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ पर अमन, स्टेबिलिटी। अच्छा एहतशाम साहब, लास्ट 40 सेकंड्स रह गए, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के अंदर अभी भी अफगान अवाम के अंदर बेयकीनी किसी सूरत हाल है, और ये पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप बनने में कितना टाइम बता रहे थे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब जिस तरीके से इन्होंने जो पहले अपने मिजाज के खिलाफ आकर इन्होंने काम किया, जिस तरह कत्लो गारत, मार दाग अपने मुखालफिन को, वो नहीं किया, तो एक जिसको कहते हैं एतमाद की फिजा तो पैदा हो रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लोगों को आज भी डर है, देखें जिस तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आज जहाज़ों से लटक के जाने की कोशिश की है। एक डॉक्टर आ रहा है बार बार,
वो बेचारे ने शादी की, कर्जा हो गया, ठीक है। वो कहता था मैं बाहर जाके मेहनत करके दे के आऊं। तो मेरा ख्याल है फिजा जो एतमाद की फिजा पैदा करने में थोड़ा आप कह रहे हैं कि वक्त लगेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त है। माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतिशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।